नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि यूपी पीएससी का नोटिफिकेशन आया है वर्ष 2026 के लिए। तो आइए आज इस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। यूपी पीसीएस में इस बार 500 प्लस पद हैं और ये पद बढ़ेंगे। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है ऑलरेडी जून 25 को। साथ ही साथ इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी, यानी कि जब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपका 25 जून से ही शुरू कर दिया गया है। लास्ट डेट का वेट ना करें, है ना। अदरवाइज लास्ट डेट आपकी 27 जुलाई को है, बट प्लीज डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, क्योंकि कई बार क्या होता है लास्ट मोमेंट पे कुछ इस तरीके से वेबसाइट में दिक्कतें आने लगती हैं, है ना। बहुत हैवी हो जाता है, हैवी फ्लो हो जाता है इसके ऊपर ना, वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा क्राउड आ जाता है। तो डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, आप पहले ही फॉर्म को फिल कर लीजिए। और अगर आपके इसमें कोई फॉर्म में कोई इस तरह की दिक्कत रह जाती है तो उसके लिए भी करेक्शन दिया है आयोग ने। बट बहुत अच्छे से भरवाएं और कैफ़े वगैरह से भरवाएं। लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो है उसमें डोमिसाइल में ये हो गया है, गड़बड़ हो गया है, हमारी जो कैटेगरी थी, नेम की स्पेलिंग थी, एज था, इसमें कुछ ना कुछ इस तरीके की गड़बड़ हो गई है। तो बहुत प्रॉपर तरीके से कैफ़े वगैरह पे जाके भरवाएं, ताकि करेक्शन की कोई झंझट ही ना रहे। वैसे अगर कुछ हो जाता है इस तरीके की दिक्कत, तो बहुत अच्छे से अपने उस परफॉर्मा को पढ़ें, फॉर्म को पढ़ें। और अगस्त 3 आपकी जो है डेट है करेक्शन के लिए। साथ ही साथ जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो आपका दिसंबर 2026 को होने जा रहा है। यहाँ पर आप देखें कि हर वर्ष ये जून जुलाई अगस्त तक आपका प्रीलिम्स हो जाता था, परंतु इस बार आपके पास में एक बहुत ही अच्छा एक गोल्डन चांस है कि आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो नंबर ऑफ मंथ्स हैं वो मिल रहे हैं। आप मान के चलिए कि आपके पास में 150 प्लस डेज अभी भी बचे हुए हैं। तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसने तैयारी अभी शुरू नहीं करी है, वो यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से एक स्ट्रेटजी के तहत पढ़ाई कर सकता है और प्रीलिम्स दे, मेंस दे और इंटरव्यू दे। अभी हम इन सारी ही चीज़ों को बढ़िया से प्रोसेस को देखेंगे कि क्या क्या है। यहाँ पर प्रमुख पदों की यदि मैं बात करती हूँ, तो जो प्रमुख पद रहते हैं यहाँ पर, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव में एसडीएम, ये एक हायर पद रहता है। और अगर आप पुलिसिंग में जा रहे हैं तो डीवाईएसपी या डीएसपी भी कहा जाता है, बीडीओ है, नायब तहसीलदार है, सहायक आयुक्त है, जिला स्तरीय अधिकारी है। ये तो हो गए आपके जो जनरल चयन से होंगे। कुछ स्पेशल चयन भी होते हैं यहाँ पर। स्पेशल चयन के अंतर्गत कुछ ऐसे स्पेशल आपने अगर एजुकेशन की है, जैसे आपने लॉ कर रखा है, या आपने इकोनॉमिक्स में कुछ एमए कर रखा है, या स्टैटिस्टिक्स में कर रखा है, या आपने अगर बीएड की हुई है, प्रॉपर आपने डाइट वगैरह किया हुआ है, तो इस तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट में या फिर फाइनेंस में आपने कुछ प्रॉपरली किया हुआ है, तो कुछ ऐसे विशेष पद भी रहते हैं। तो सामान्य और विशेष दोनों ही पदों पर ये चयन प्रोसेस होती है, सेम पेपर होते हैं। परंतु यहाँ पर अगर आप एक विशेष डिग्री धारण करते हैं तो आपको कुछ अलग से वेटेज भी मिल जाता है। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर जो एलिजिबल होंगे वो कौन होंगे। कई स्टूडेंट्स का एक क्वेरी रहता है कि सर हम तो दूसरे जो है स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारे पास में वहाँ का वो नहीं है निवास प्रमाण पत्र। तो डोंट वरी, आप यदि हरियाणा से हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तराखंड से हैं, महाराष्ट्र से हैं, मध्य प्रदेश से, जहाँ से भी हैं, तो आप सभी इसमें एलिजिबल हैं। बस एक चीज़ याद रखनी है आपको कि आप यदि अपने राज्य में किसी भी प्रकार की कैटेगरी में आरक्षित कैटेगरी में आते हैं, तो जब आप उत्तर प्रदेश के अंदर एग्जाम देंगे तो वहां पर आप सामान्य वर्ग की तरह ही काउंट किए जाएंगे। यानी कि वहां की जनरल कैटेगरी में जो भी कट ऑफ जाएगी उसके अंतर्गत आपको वहां पर जो है जज किया जाएगा। ठीक है। इसके अंतर्गत यदि आप बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम हैं, बीबीए हैं, जो भी आपने ग्रेजुएशन के अंदर किसी भी विषय में अपनी डिग्री की है, वो आप सभी एलिजिबल हैं। यू जस्ट डोंट वरी कि हमारे अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो क्या हम एलिजिबल है। बिल्कुल आपको यहाँ पर बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से लिखा गया है कि उत्तीर्ण होने चाहिए आप ग्रेजुएशन में, जो है आपका मतलब पास होने चाहिए। यहाँ पर परसेंटेज कोई वैल्यू नहीं रखती। हाँ, हो सकता है इंटरव्यू वगैरह में आपको परसेंटेज का कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाए, जैसे किसी की बहुत कम परसेंटेज है तो वहां पर जरूर पूछा जा सकता है, पर अहर्ता में आपको यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। अगर हम उम्र को देखें तो सभी वर्गों के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष है। ऐसा नहीं कि भाई कोई आरक्षित में है तो उसके लिए कम हो जाएगी, नहीं। यहाँ पर 21 वर्ष है, चाहे आप महिला कैंडिडेट हैं चाहे पुरुष कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से हैं, सभी के लिए 21 वर्ष जो है न्यूनतम आयु यहाँ पर रखी गई है। मैक्सिमम आयु में यहाँ पर थोड़ा सा आपको डाइवर्जन देखने को मिलेगा। यदि आप उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति आदि से हैं तो यहाँ पर एक रिलैक्सेशन आपको मिलता है, या आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो एक रिलैक्सेशन मिलता है। अदरवाइज यहाँ पर 40 वर्ष जो सामान्य वर्ग के हैं उन सभी के लिए 21 न्यूनतम और 40 वर्ष मैक्सिमम यहाँ पर एज जो है आपकी देखी जाएगी। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई क्या इसके अंदर जो दिव्यांग कैटेगरी होते हैं क्या वो भी एलिजिबल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। परंतु ये चीज याद रखनी है आपको कि जैसे जो पुलिस वाली जो भर्तियां हैं
उनके अंतर्गत जहाँ पर एक शारीरिक मापदंड को देखा जाएगा, उसके अंतर्गत पुलिस या शारीरिक मापदंड देखने वाली भर्तियों में नहीं दिव्यांग कैटेगरी को देखा जाएगा। अदरवाइज यदि आप जो है वीआई कैंडिडेट हैं, विजुअली इम्पेयर्ड है या हियरिंग इम्पेयर्ड है या किसी भी प्रकार से आप जो है दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, तो आप सभी इस परीक्षा को देने के लिए जो है एलिजिबल हैं और सिलेक्शन लेने के लिए भी पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। यहाँ पर देखा जाएगा कि भाई इसमें चयन प्रक्रिया क्या होती है। 3 फेजेस यहाँ पर आप देखेंगे। प्रिलिमिनरी होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और मेंस होता है जो सब्जेक्टिव होता है, और इंटरव्यू होता है जो आपका एक प्रकार से पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ठीक है, यानी कि व्यक्तित्व जो वहाँ पर आपको अपनी पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को इंटरव्यू के दौरान दिखाना होता है। जो प्रीलिम्स है वो पूर्णतः जो है आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और सब्जेक्टिव में आपको लिखना होता है। लेखन शैली, लेखन कला आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी संबंधी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 प्रक्रिया इसके अंदर होती हैं। जो सबसे मुख्य मानी जाती है वो मुख्य परीक्षा ही है, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जाम आपका एक प्रकार से छटनी करने के लिए होता है कि भाई जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो छट करके यहाँ आ सके, और उनके मार्क्स भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते कि भाई आपके प्रिलिमिनरी में कितने मार्क्स थे। बस अगर आपने उस चीज़ को क्वालिफाई कर लिया है, पास हो गए हैं, तो इट इज़ ओके। यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसके अंतर्गत 2 पेपर होंगे। 2 परीक्षा सेम डे होते हैं, 2 पेपर होते हैं। एक को GS1 कहेंगे और एक को GS2 कहा जाता है। अगर हम बात करें तो इसे ऑफिशियली CSAT यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। CSAT आपका पूर्णतः क्वालिफाइंग है। यदि इसमें आपको 33% नंबर आ जाते हैं तो ही आपकी जो है फर्स्ट पेपर में कट ऑफ फिर लगाई जाएगी। ठीक है, 150 प्रश्न रहेंगे GS पेपर 1 में, 200 अंकों का रहेगा, समय रहेगा 2 घंटे, और 100 प्रश्न रहेंगे आपके CSAT के अंदर। वही 200 जो है यहाँ पर अंक होंगे, और घंटे वही 2 घंटे होंगे। जो कट ऑफ लगेगी वो इस आधार पे लगेगी। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? इसमें आपके सभी जो सामान्य अध्ययन के विषय हैं, जैसे आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटी संविधान हो गया, या अर्थव्यवस्था हो गया, साइंस हो गया, साइंस में तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी से भी कुछ पूछा जा सकता है, पर्यावरण हो गया, और करंट अफेयर्स। इन सभी विषयों का करंट अफेयर्स आपको निचोड़ करके यहाँ पर पूछा जाएगा, और बहुत अच्छा वेटेज करंट अफेयर्स का रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर इसमें क्या आता है भाई, CSAT के अंदर आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी आ गया, और अंग्रेजी आ गया, कॉम्प्रिहेंशन। ये बहुत ही मतलब नॉर्मल लेवल की आप कह सकते हैं आती हैं, जैसे जिनको आप बहुत, अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान ठीक सीरियस तरीके से दिया है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे इसको। UPSC के अंतर्गत CSAT काफ़ी टफ तरीके से पूछा जाता है, पर इतना हल्के में यहाँ इसको भी नहीं लेना कि भाई बहुत ही आसान है। तो अगर आप इसमें 66 यानी कि 66 मार्क्स ला रहे हो तो माना जाएगा कि आप यह क्वालिफाई कर गए हो। और जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, जो बोधगम्यता वाला जो पार्ट होता है, वो काफ़ी अच्छा पूछा जाता है, और आयोग ने जो उत्तर अपना सोचा है, बनाया है, वही माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें एक स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए कि भाई हम जो हैं, जो हमारे बिल्कुल पक्के विषय हैं, जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, जिसमें हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, उनको हम पहले सॉल्व कर लें, और उसमें अपना एक जो मार्क्स हैं हमारे स्कोर कर लें उनको अच्छे से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ होती है ना। यानी कि पूरे के पूरे प्रश्नों को हमें नहीं करना होता, क्योंकि पता चले कि हमारे सही वाले प्रश्नों के उत्तर भी जो हैं गलत, मतलब कट गए, वो गलत के चक्कर में वो भी गड़बड़ हो गई चीज़ें। यहाँ पर देखेंगे जो दूसरा पड़ाव होगा, जब आप मेंस क्वालिफाई कर लोगे तो यहाँ पर जो है आपको प्रीलिम्स जब क्वालिफाई कर लोगे तो आपको मेंस के लिए बुलावा आएगा, और बताया जाएगा कि भाई आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया है, अब आप मेंस यानी मुख्य परीक्षा के लिए आ जाइए लिखने। यहाँ पर देखा जाएगा कि भाई इसके अंदर कितने पेपर होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका हिंदी है, हिंदी, और एक है निबंध, ये 2 पेपर सभी जो देखा जाएगा 150 नंबर का, 150 नंबर के ये 2 पेपर होंगे आपके, यानी 300 नंबर का ऐसा ये पेपर है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, यदि आपने ठीक ठाक तैयारी, ठीक ठाक चिंतन कर लिया है तो जब आप हिंदी का पेपर देखते हो तो यहाँ पर आपका जो ग्रामर पार्ट है, या आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है, या लेटर, या ऐसे छोटा छोटा इस तरीके की चीज़ों पे आपकी ठीक ठाक कमांड होनी चाहिए। निबंध जो है आपका एक थॉट प्रोसेस आपकी कैसे चलती है, अबाउट द इकोनॉमी आपकी क्या अप्रोच है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति आपकी कितनी समझ है, ये सारी चीज़ें आपकी मिला करके पूछी जाएगी निबंध के अंतर्गत। तो इसमें 150 नंबर का निबंध भी रहेगा। यहाँ पर जब बात करते हैं कि भाई GS के कितने पेपर होते हैं, तो GS के यहाँ पर आप देख लेंगे 6 पेपर होते हैं, GS1 से GS6 तक लगा करके। इनके अंतर्गत पूरा सामान्य अध्ययन की सारी बातें आ जाती हैं, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया। इतिहास के अंदर यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछा जाता है। जैसे प्रीलिम्स में तो आप मध्यकालीन और एंशियंट और मॉडर्न पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको विश्व का इतिहास भी पढ़ना होता है। ठीक है, भूगोल हो गया आपका, भूगोल के अंतर्गत भारत का भूगोल हो या अंतर्राष्ट्रीय लेवल का भूगोल हो, है ना, वो सब पढ़ना होता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप इकोनॉमी पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर आप जो है इसके अंदर जो है पॉलिटी पढ़ते हैं,
IR पढ़ते हैं, इंडियन सोसाइटी पढ़ते हैं, सोशल जस्टिस पढ़ते हैं, जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, जनरल साइंस भी पढ़ते हैं, आपदा प्रबंधन पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ GS 1 से 6 तक आती है। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो GS 5 और 6 है बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इसके अंतर्गत आपको उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पता होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की आर्थिकी पता, उसके साथ साथ ही आपको जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आर्थिक सर्वे हो, चाहे वो बजट हो, उन सारी बातों पे भी बढ़िया कमांड होनी चाहिए। वहाँ का इतिहास क्या रहा है, वहाँ का भूगोल कैसा है, वहाँ पर समाज कैसा है, ये सारी चीज़ें पेपर 5 और 6 के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के पेपर हैं। और GS 4 में आपको जो UPSC में देते हैं एथिक्स एंड इंटीग्रिटी वाला पेपर वो आता है। तो ये जो GS के पेपर हैं ये 200 नंबर के हैं, और ऐसे और हिंदी 150 नंबर की है। तो इस तरीके से कुल अंक यहाँ पर 1500 हैं, जिनमें से आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर आपकी आंसर राइटिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में। जो तीसरा और महत्वपूर्ण पड़ाव होगा वो होगा इंटरव्यू का, साक्षात्कार कहा जाएगा। यहाँ पर इसके अंदर आपकी जो पर्सनालिटी है, आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपसे कोई एकेडमिक सी चीज़ पूछ ली जाए, यहाँ पर ज़रूरी ये है कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप जो है आपका एक प्रॉपर एक जो भी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आदि पर आपने काम किया होगा, भाई आपकी हॉबीज़ क्या है, आपने क्या किया, किन किन विषयों को पढ़ा, आप कहाँ से हैं, आपके माता पिता क्या करते हैं, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, अगर आप पर्टिकुलर किसी क्षेत्र से हैं तो वहाँ की क्या अच्छी बातें हैं, क्या चैलेंजेस हैं उस क्षेत्र के, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी जाएंगी। और इसके अंतर्गत आपका 2 मार्क्स निर्धारित किया गया है। तो एक ठीक बढ़िया कैंडिडेट का 70-75 नंबर मतलब बहुत अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा भी आ जाते हैं, किसी किसी को कम भी आते हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा कि जो मुख्य परीक्षा है, मेंस वाला जो पार्ट है, उसमें यदि आप अच्छा स्कोर कर गए है ना, तो फिर यहाँ पर अगर आपको 10-5 नंबर कम भी आए तो एक ठीक रैंक आपको मिल जाएगी, जो कि अच्छी मानी जाएगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भाई इसमें हम पढ़ें कैसे, क्या पढ़ें। तो जैसे आप सभी की काफ़ी डिमांड आ रही है क्लासेस के लिए, तो जल्दी हम इन चीज़ों को भी शुरू करेंगे। बट मैं ये कहना चाहती हूँ, यदि आप बिगिनर हैं, बिल्कुल ही आपने कुछ ही नहीं पढ़ा है, तो यू हैव टू नो अबाउट द बुक्स कि भाई हमें क्या पढ़ना होगा। तो NCERT एक बहुत ही आधारभूत रोल निभाती है इसमें। NCERT हो गई, NCERT आप इसलिए पढ़ते हो ताकि टर्मिनोलॉजी समझ लें, कीवर्ड समझ लें, अच्छे से चीज़ों को पढ़ना सीख लें, है ना। और जब आप स्टैंडर्ड बुक पे शुरुआत में ही जंप कर जाते हो तो फिर आपको एक लैकिंग महसूस होती है कि भाई आपको तो टर्मिनोलॉजी भी नहीं पता, है ना। तो वो लैकिंग मत करना। तो यहाँ पर NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप 27-28 में दे रहे हो तो आपके लिए तो मतलब अभी बहुत बढ़िया समय है, गोल्डन पीरियड, आप तो इनको पढ़ ही लो। 6 से 12 की होती है, किसी और वीडियो में बता दूंगी कि कौन कौन सी 6 से 12 की सारी नहीं पढ़नी, है ना। हम तो किसके लिए पढ़ रहे हैं, देखो 2 प्रकार की चीज़ें हैं भाई, या तो हम अपना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, दूसरा हम परीक्षा को हमें क्लियर करना है। तो फिलहाल तो हमारी प्रायोरिटी क्या है, परीक्षा क्लियर करना है, एक रैंक हासिल करनी है। तो आपको कौन कौन सी किताब पढ़नी है उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, फोटो दिखा दूंगी NCERT के, ये पढ़ लीजिए। ठीक है। करंट अफेयर्स आपको हर दिन रूबरू होना चाहिए। कोई एक न्यूज़पेपर आप रेगुलर कर सकते हो, या अगर आप अब देना है आपको 26 वाला, तो जैसे मंथली मैगजीन्स आती हैं, है ना, तो वो आप ले सकते हो। या जब जब आप एग्जाम दोगे उससे कुछ दिनों पहले भी आएगी, तो वो आप फिर एनुअल या जो हाफ ईयरली है वो ले सकते हो। तो अपना सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करते चले। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की बजाय आप लोग जो है कम चीज़ों को बार बार पढ़ने की कोशिश करें। आंसर राइटिंग आपको करना होगा, और इसके लिए प्रीवियस ईयर कैसा पूछा गया है आज तक, वो चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से पकड़ होनी चाहिए कि भाई इस टॉपिक से कैसा प्रश्न आज तक पूछा गया है। तो जब आप बारंबार इन चीज़ों को करोगे ना, तो फिर आप खुद आइडिया लगा पाओगे कि अब की बार कैसा पूछा जाएगा। ठीक है जी। आपको मॉक टेस्ट लगातार देने हैं, और ये केवल कहने वाली बात नहीं है कि भाई मैंने 10 मॉक लगाए थे, 20 मॉक लगाए थे। आप जितने ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करोगे उतनी ज़्यादा पारंगतता आपके अंदर आती चली जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि भाई बहुत सारे सोर्स पढ़ने की बजाय आप कम सोर्स रखो, पर रिवीजन उसका दिन रात करो, है ना। अपने अपने इसमें हम एक स्ट्रेटजी वीडियो भी लाएंगे कि भाई किस तरीके से, जैसे आपने 5 दिन पढ़ा तो छठे सातवें दिन पूरा का पूरा आप रिवीजन पे रखो। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन स्टडी। कई बार ऐसा लगता है कि हमने पढ़ तो बहुत लिया बट रिवाइज कुछ नहीं हुआ, यानी कि सब जो है गोल हो गया एग्जाम में बैठ के। तो यानी जितना हमने पढ़ा उस चीज़ को हमें रिवाइज भी करना होगा, ये भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप अपनी पूरी इस तैयारी को कर सकते हैं, और हम जल्दी ही क्लासेस वगैरह भी शुरू करेंगे। तो जुड़े रहिएगा आप यहीं पर। ठीक है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।